हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं आरबी सिलेक्शन कंट्रोलर का जो पेपर हुआ था और उसका जो आंसर किया है उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। और इससे पहले 48 से पहले जो भी क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन है मैं करा चुका हूँ। इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लेंगे। यहाँ से आज 48 से शुरू करेंगे। आपको मैं बता दूँ कि आप अगर देख रहे हैं इस चैनल को शुरू से, तो मैं इस पर एनटीपीसी का, आरबी ग्रुप डी का, टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन आए थे अच्छे खासे उसका, जो एसएससी के एग्जाम में जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनका छोटा छोटा वीडियो डाला हूँ इस चैनल पे। तो आप नए हैं तो आप जाके एक बार चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आगे जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये वीडियो, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है पूछने का वो सेम है सब में। आप देखेंगे कि जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आया वो सेम क्वेश्चन ये सिलेक्शन कंट्रोलर में रिपीट हुआ है, जो ग्रुप डी में है वो भी एनटीपीसी में रिपीट हुआ। मतलब जो क्वेश्चन है सबका मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये नहीं है कि इस एग्जाम में पूछ लिया गया तो अगले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको इससे पैटर्न पता चलती है कि 2025-26 में जो एग्जाम हो रही है, मतलब जो 26 में भी हुई है, 26 में नहीं हुई शायद, 25 में हुई है, 26 में तो सिर्फ एएलपी का हुआ है। तो वो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इसमें मतलब रीजनिंग और मैथ में दोनों करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि GHI JNO P प्रत्येक की फ्लाइट सोमवार से शुरू होकर रविवार समाप्त होने वाली एक से सप्ताह के अलग अलग दिन है। जे के बाद केवल एक व्यक्ति फ्लाइट है। पी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्तियों की फ्लाइट है। एच और एन के बीच केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है और जे और पी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है। और आई और एच के बीच, आई एच से ठीक पहले और जी एच के बीच व्यक्तियों की फ्लाइट की संख्या निकालनी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 व्यक्ति दे रखा है मुझे और दे रखा है कि अगर मैं मान लूँ कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मैं मान लेता हूँ ये 7 दिन है। तो इसमें मुझे अरेंज करना है कि जी और एच के बीच कितनी व्यक्तियों की फ़्लाइट है। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ है कि जी के बाद केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट, जी के बाद एक व्यक्ति की फ्लाइट है जे के बाद, तो जे यहाँ होगा क्योंकि जे के नीचे सिर्फ एस है ना। संडे हो जाएगा, मतलब जे के बाद सिर्फ एक व्यक्ति की फ्लाइट है तो जे जाएगा सैटरडे को। बोला है पी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति है, तो पी 1 2 3 ओ हो सकता है, या हो सकता है ओ 1 2 3 पी हो सकता है। मैं इसको रफ में कर रहा हूँ, ठीक है। बोला एच और एन के बीच केवल एक ही व्यक्ति की फ्लाइट है, मतलब एच डैश एन हो सकता है या एन एक और एच हो सकता है, ये कंडीशन भी है। आगे ये कह रहा है जे और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो जे यहाँ पे है तो जे और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि पी और ओ के बीच 3 व्यक्ति है, तो 1 2 और 3, तो ओ आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ से एक कंडीशन यहाँ से मैंने निकाल लिया। और आगे क्या कह रहा है, बोला है कि आई की फ्लाइट एच से ठीक पहले है, तो आई की फ्लाइट एच से ठीक पहले है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले इसको मैं अरेंज कर दूँ। ये इसका यूज हो गया, जिसका यूज हो जाएगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो आई की फ्लाइट इक्वेशन में कह रहा है कि आई की फ्लाइट एच से ठीक पहले है, मतलब एच अगर यहाँ पे है तो आई ऊपर होगी। इस कंडीशन के साथ अगर मैं फर्स्ट कंडीशन से आई यहाँ पे आ जाएगी या तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसमें फिट कर रहा है। एक कंडीशन तो ये है कि आई एच डैश एन आएगा, दूसरा कंडीशन है कि एन आई और एच आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 3 स्थान लगातार कहीं भी खाली नहीं है। यहाँ पर 2 स्थान खाली है, यहाँ पर भी 2 स्थान खाली है। इसका मतलब क्या कि आपको 3 स्थान कहीं भी खाली नहीं दिखा। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये कंडीशन लिया है सेकेंड वाली, ये फुलफिल नहीं करेगी, ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल करेगी। तो मैं इसमें रखना चाहूँ, कैसे रख सकता हूँ कि रख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मैंने आई रख दिया, आई और यहाँ पे एच, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है तो हमसे पूछा जाएगा कि जी और एच के बीच कितने व्यक्ति है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, तो जी और एच, एक ये एच है, सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये एच है और ये जी है, तो जी और एच के बीच 2 व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये पेचीदा था, इसको लेंथी क्वेश्चन बोलते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है। कैसे मैंने किया कि जो फिक्स पोजीशन आ रहा है उसको पहले रख लेते हैं, उसके बाद जो कंडीशन आएगी उसको हम फिलफिल करते चलेंगे, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्वास्थ्य क्लब में 55% सदस्य महिलाएं हैं, 45% सदस्य जो है वो पुरुष है। यदि पुरुषों की औसत आयु 50 वर्ष, महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको क्या करना है, आप रेशियो ले लें। जैसे 55% जो है महिला है, महिला और पुरुष में लिख लेता हूँ, तो महिला 55% है और पुरुष जो है वो 45% है। ठीक है, अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसमें क्या किया कि पुरुषों की औसत आयु जो वो है दे रखा है 50 वर्ष। ठीक है, और महिलाओं की औसत आयु कितनी दे रखी है, 40 वर्ष। तो मैं क्या करता हूँ, इस 50 को मैं लिख लेता हूँ 40 + 10। अगर मैं मान लूँ कि 40 सबकी औसत आयु 40 ही मैंने मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 10 एक्स्ट्रा मैंने लिया है। कैसे, इसको शिफ्टिंग मेथड कहते हैं ना, कि मैं मान लेता हूँ कि सबकी आयु 40 वर्ष है, तो इसकी भी 40 है, इसकी भी 40 है, बस ये 10 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 10 कितना का एक्स्ट्रा आ रहा है, 9 व्यक्ति पर 10 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो कितना, अगर टोटल मैं बात करूँ कि एक व्यक्ति पर 10 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 9 पे कितना हो जाएगा, 90, तो +90 हो जाएगा। इस 90 को क्या करूँगा मैं कि 11 और 9 मतलब टोटल व्यक्ति में बांट दूंगा, तो 11 9 20 हो जाएगा, इससे ही खत्म। तो हो जाएगा, अगर काटो 40 + 4.5 तो हो जाएगा 44.5, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 12 व्यक्तियों 10 दिनों तक प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करते हैं। 16 व्यक्तियों को उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट है, अगर 12 व्यक्ति उसको काम करता है तो 10 दिन लगता है और 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है ना। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि MTW, जैसे कि यहाँ पर मेन कितना काम कर रहा है और कितना डे लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहे हैं, बराबर होता है, जैसे M1 D1 T1 बराबर होता है M2 D2 और T2, है ना। तो यहाँ पर कितना व्यक्ति लग रहा है, 16 व्यक्ति, ये यहाँ पर 16 व्यक्ति लग रहा है और 5 दिन में पूरा करना है ना। और कितने दिन काम करेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि कितने घंटे काम करेंगे, तो मैं मान लेता हूँ 1 घंटे काम किया। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से मैं निकालूंगा, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, कट जाएगा। तो 12 4 दिया 12, 4 चौका 16 हो गया, 5 दूना 10, 2 से काट दूंगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 बटा 2, तो x बराबर जो वैल्यू यहाँ निकलेगा, यहाँ से s का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 27 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 13.5 घंटे। अगर वो काम करते हैं तो वो 5 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सर्वांगसम घन जिनमें से प्रत्येक की कोण 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के बगल में रखे जाने पर एक घनाकार आकृति बनते हैं, तो घनों की अलग अलग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल की तुलना में घनाकार आकृति के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितने % कमी आई। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 घन है ना, ऐसे, जैसे अगर मैं इसको दूसरा कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसे घन दे रखे मुझे 3। ठीक है भाई, एक ये हो गया। मैं अगर इसको रखना चाहूँ तो मैंने ऐसे बना दिया, एक ये हो गया, और 3 घन दे रखे मुझे, है ना, 3 घन मैंने बना दिया। प्रत्येक की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। तो मुझसे ये कह रहा है कि तीनों घन को मैं एक साथ सटा के रख दूँ, जैसे मैंने फिगर में बनाया यहाँ पे, तो तीनों घन से एक घनाकार बनता है, मतलब घना बन जाता है। आप ऐसे समझिए कि ये 3 घन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाली, और तीनों को जब मैंने ऐड कर दिया तो मुझे एक घन मिल गया, ये वाली है ना, ये वाली मुझे एक घनाभ मिल गया। और मुझसे ये पूछा गया है कि तीनों घनों के अलग अलग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल, घना जो घन बना है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % कमी आई। मुझे यह निकालना है कि अगर तीनों घन, जो छोटा छोटा घन है जिसकी भुजा जो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर उसके अलग अलग पार्टिकुलर घन का क्षेत्रफल निकाल के, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के उसको ऐड कर देंगे, और जो टोटल घनाभ जो बना है बड़ा सटाने रखने के बाद, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसमें कितने % की कमी आई। चलिए निकाल लेते हैं। मैं क्या करूँगा, पहले घन का, एक घन का या एक घन 3 घन का क्षेत्रफल निकालता हूँ। 3 घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होता है 3 है, इसलिए 3 घन का निकाला, इसलिए 3 से गुना कर दिया। और इस टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, 6 × L²।
तो एल कितना है 8, 8 के स्क्वायर 64, ये हो गया। और 3 गुणे 6 गुणे 64 हो गया संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। लेकिन जब मैं बात करूँ यहाँ पे, जब मैं घनाभ की बात करूँगा, घनाभ की, तो घनाभ का एल कितना हो जाएगा 8 3 24 कि 3 जुटा है ना, 1 2 3 है ना, तो 24 हो जाएगा। एच जो होगा वो 8 ही रहेगा और बी जो भी है वो भी 8 रहेगा। ठीक है, चलिए तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना भाई। इसको क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 और 24 गुणे 8 गुना कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 8 चौक 32, हाथ में 3 और 8 2 16, 16 3 19, 192। और बी एच कितना हो जाएगा 8 8 64 और एच एल कितना हो जाएगा, एच एल जो है वो होगा 192। अगर मैं सबको ऐड कर दूं, भाई नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सबको ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, या मैं इसको सीधे रेशियो भी निकाल सकता हूं कि ये है, पहले मैं आई डी कर देता हूँ, छोड़, 4 4 8 हो जाएगा और 19 दूना 38, 38 और 6 44 44 हो जाएगा है ना, 44 और गुणे 2 है ना, ये 2 ऊपर आ गया इधर बना करते मैंने। तो ये टोटल सरफेस एरिया मुझे निकला ये घनाभ का, और यहाँ पर घन का दे रखा है। तो मुझे निकालना है कि कितने % की कमी हुई। जब भी परसेंटेज में निकालना हो तो आपको ये नहीं कि एक्चुअल डाटा से तुलना करो, आप इसको शॉर्ट कर लो। शॉर्ट कैसे करेंगे, रेशियो कर लेंगे। कैसे, अगर घन का देखो मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं घन का बात करूँ 3 गुणे 6 गुणे 64 है ना, ये घनाभ का कितना है 2 गुणे 448। तो मैं इसको काट दूंगा, 2 से यहाँ से कटेगा 3, और अगर मैं काटना चाहूँ 4 से कैसे कर सकता हूँ, 4 से ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 11 44 2 112, 16 7 112 ये भी हो जाएगा है ना। तो यहाँ से क्या लिखा, घन का जो क्षेत्रफल मैंने निकाला था उसका रेशियो 9 और घनाभ का जो निकाला था उसका 7 हो गया। तो कितने % की कमी हुई, तो 2 की कमी हुई है। यहाँ पे 9 से 2 7 हो गया तो 2 की कमी हुई है। अगर इससे परसेंटेज पूछे तो 2 बटे अगर परसेंटेज पूछे तो 2 बटा 9 की कमी हुई है, तो 2 गुणे 9 बटा हो जाएगा 2 गुणे बटा 9 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 22%। 22% जो ही अगर निकालोगे तो ये आपको आ जाएगा 22.22%। ठीक है भाई, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है तो आप एक बार लिख लेंगे अगर लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, आपको ये नहीं कि एक्चुअल डाटा से ये करना है ना, जब भी आपको लगे कि कैलकुलेशन ज़्यादा जा रहा है तो आप उसका रेशियो ले लें अगर परसेंटेज निकालना है तो, है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी और सी डी समांतर है और ए बी सी डी को एक तिर्यक छेदी रेखा पी क्यू ई और ए पर प्रतिच्छेद करती है। तो पी ई बी 49 है, ए बी और सी डी के बीच जी एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी 29 है, जी एफ ई 24 है, तो ई एफ जी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दे रखा है कि मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए बी और सी डी समानांतर है, ऐसे 2 लाइन है जो समानांतर है, ए बी सी डी। ठीक है, एक तिरछेदी रेखा है पी क्यू बोला है जो ई और ए पे प्रतिच्छेद करता है, मतलब यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है। ठीक, आगे कह रहा है कि पी ई बी मतलब ई एंगल है ना, पी ई बी बड़ा 49 डिग्री, मैंने लिख दिया 49 डिग्री। ए बी और सी डी के बीच जी एक बिंदु है, ए बी और सी डी के बीच जी एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी 29 है, बी ई और जी ए बी और सी डी के बीच, अच्छा तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक बिंदु है जी, बी ई जी मतलब ये जो एंगल होगा, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे 29 है, जी यहाँ पे मैंने मान लिया। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद आगे क्या कर रहा है कि जी एफ ई 49 है, जी एफ ई ऐसे जी एफ ई, मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो जी एफ ई, तो ये एंगल जो होगा ये हो गया 49 डिग्री। ठीक है, बोला ई जी एफ मतलब आपको ई एंगल निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो था वो कंस्ट्रक्शन करना था, क्या करना था कि आपको संरचना करनी है इसकी। तो मुझे निकालना कौन सी है, मुझे निकालना है जी
सॉरी कौन निकालना, ई जी एफ, मतलब ये एंगल जी के कॉर्नर पे ये निकालना है। मैं आपको और फिर से बनाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक जी पॉइंट था, इसको इससे मिला दिया, ये 29 डिग्री दे रखा है, ये 49 डिग्री दे रखा है, ठीक है। सो 49 नहीं 24 डिग्री है, मैंने क्या लिख दिया भाई, मैं इसको इरेज करके फिर से बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी के लिए। जैसे ये 2 लाइन दे रखी है, एक ऐसे लाइन दे रखी है, एक बिंदु यहाँ पर दे रखी है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जी है। ये दे रखा है 49, ठीक है, और ये दे रखा है 24, ये दे रखा है बी ई जी 29, ठीक। और मुझसे पूछ रहा है कि ई जी एफ निकालना के लिए, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये निकालना है मुझे। आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो समांतर भुजा रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर बी, अगर मैं यहाँ मान लूँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था पी क्यू, पी और यहाँ पे क्यू, अगर पी ई बी 49 डिग्री है यहाँ पे, तो जो ई एफ डी होगा वो भी 49 डिग्री होगा ना भाई, होगा कि नहीं, सो बताओ आप, होगा 49 डिग्री। तो अगर टोटल 49 डिग्री है, ये पूरा कोण अगर मैं बात करूँ 49 डिग्री है, और उसमें जो ई एफ जी मतलब यहाँ पर जो दे रखा है कौन सा जी एफ और ई एफ जी, कोई भी जी एफ ई जो है वो 24 डिग्री दे रखा है। तो जो शेष रिमेनिंग पार्ट है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल पी ई बी बराबर एंगल ई एफ डी बराबर 49 डिग्री, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा कि ये एंगल जो है छोटा वाला ई एफ जी, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझिए, एंगल ई एफ जी जो दे रखा है वो दे रखा है 24 डिग्री। तो यहाँ से निकल जाएगा एंगल जी एफ और डी बराबर 49 माइनस 24 बराबर 25 डिग्री, निकल जाएगा ना भाई। तो टोटल ये हो गया एंगल ई एफ डी जो है 49 डिग्री हो गया। और आपको पता है कि जब दो तिर्यकछेदी रेखा को दो समांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, आपको पता है। तो एक कोण जो 49 डिग्री है, एक आधे भाग जो है इधर का वो दे रखा है, वो 29 डिग्री दे रखा है, और टोटल दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे निकालना है यहाँ पे, मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है एफ ई डी बराबर एफ ई डी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एफ ई जी, ठीक है। एफ ई जी निकालना है तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 49 माइनस 29 हो जाएगा ना भाई, ठीक है। और 180 माइनस 149 माइनस 29 ये हो गया। आपको पता है, अगर मैं बात करूँ ट्रेंगल एफ ई जी में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री क्यों कौन कौन होगा, 180 डिग्री बराबर हो जाएगा x प्लस 24 प्लस एंगल एफ ई जी, एंगल एफ ई और जी। तो यहाँ से निकल जाएगा 180 बराबर x प्लस 24 प्लस एफ ई जी क्या निकला यहाँ पे 180 माइनस 49 माइनस 29 हो क्या। तो ये 180 से 180 खत्म, है ना। और अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये 49 हो जाएगा, 49 और 5 54, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 54 डिग्री, ठीक है भाई। यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 54 डिग्री। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये एंगल वेरीफाई मतलब आपको समझाना है कि कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। आप तो ऐसा देख लेंगे कि ये 29 हो रहा है तो ये 49 टोटल हो गया, तो ये बचा हुआ 180 माइनस 29 माइनस 49 हो जाएगा। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से निकल जाएगा कि ये जो एंगल है वो x के वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों से, ठीक है भाई। तो x बराबर यहाँ पे 54 डिग्री इसका आंसर हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें तो पीछे करके लिख लेंगे, आपके पास ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्षों के दौरान विभिन्न वस्तुओं की कीमतें है 100 रुपये प्रति केजी में दर्शाई गई है।
इस तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 1990 से 2010 तक दालों की औसत कीमत 10 रुपये प्रति केजी में ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भाई ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आराम से कर लेंगे, ना भी आता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या करना है कि 1990 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1990 और 2010। तो क्या करा है इसमें, इसमें बोला है कि दालों की औसत कीमत 10 रुपये प्रति केजी में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 दे रखा है 100 रुपये प्रति केजी में, और यहाँ पर निकालना है 10 रुपये प्रति केजी में। आपको ये डाटा भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 100 रुपये प्रति केजी दे रखा है, लेकिन अगर फाइंड करना 10 रुपये प्रति केजी, सॉरी रुपये प्रति 100 केजी और रुपये प्रति 10 केजी। ये जो वैल्यू दे रखा है मुझे, जो भी पैसा दे रखा है दाल की, कहाँ गया, ये जो दे रखा है वो प्रति 100 केजी का रुपया दे रखा है, लेकिन जब मुझे निकालना है वो प्रति 10 केजी का निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर प्रति 100 केजी का मूल्य दे रखा है इतना इतना, तो 10 केजी के मूल्य निकालने के लिए एक एक जीरो हटा सकते हैं, सबका हटा दूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 500 रुपये है 100 केजी का वैल्यू, है ना, तो मुझसे पूछे 10 केजी की वैल्यू कितनी है, तो 50 रुपये है ना, मैंने एक जीरो हटा दिया। तो दाल के निकालना था मुझे, सिर्फ मैंने दाल पे फोकस किया। तो अब इसका निकाल लेता हूँ। ये 200 है और प्लस 2700 प्लस 46, 2700 नहीं है 270 है, देखो 270 है, और ये है 460 और 640 4 है, तो 200 200 400 400 800 800 1400 और 1400 और 1 1500 1570, तो 1570 है। और क्या है, और कितने है, 1 2 3 4 5, भाई 5 था ना, मैंने 4 क्यों लिखा, सॉरी एक और रह गया भाई, माफ़ी चाहूँगा। मैंने क्या किया कि अगर ये एक एक जीरो हटा दिया सबसे, क्योंकि 100 प्रति 100 केजी दिया हुआ है, मुझे 10 प्रति 10 केजी निकालना है, तो मैंने एक एक जीरो हटा दिया। तो 200 270 365 और 460 और 640 है ना, तो 200 200 400 400 300 700 7 4 1100 1100 1700, मैं पहले 100 वाला गुना कर लिया, जोड़ लिया, सॉरी 70 और 60 कितना हो जाएगा, 130 130 और 60 190 190 और 40 190 और 40 हो जाएगा 230 और 230 और 5 235 हो जाएगा कितना, 1935, 72 1935। इसमें 5 से भाग देना है, क्योंकि 5 एवरेज निकालना है, 5 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 और कितना हो जाएगा 4 0 5 4 3 5 8 40 3 5 7 35 387 रुपया निकला। यहाँ से क्या, इसका एवरेज निकला, औसत दाल की कीमत प्रति 10 केजी में। ठीक है, 10 रुपये, सॉरी रुपये प्रति 10 केजी है ना, ये हो जाएगा रुपये प्रति 10 केजी। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 153 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दे रखा कि आपको बेलन बनानी है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, देखिए एक बेलन में बना देता हूँ, ये है भाई अपना बेलन, है ना। तो बोल रहा है कि बेलन की आधार की परिधि जो दे रखी है वो 88 सेंटीमीटर है, तो ये 2πr जो दे रखी है वो 88 सेंटीमीटर दे रखी है मुझे इसकी ऊंचाई दे रखी है, जो हाइट है 153 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम अगर निकालना चाहूँ मैं तो होता है πr²h, है ना। तो यहाँ से क्या निकालूंगा, यहाँ से r निकल जाएगा मेरा, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 22/7 इंटू r बराबर 88, तो 22 में 44 44 दूना 88, तो r यहाँ से निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया, तो मैं रख दूंगा इसमें, हो जाएगा 22/7 गुने 14 इंटू 14 गुने h कितना है 153। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 2 मरतबा कट जाएगा ये। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकता हूँ, कैसे कि यहाँ पर लास्ट में 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। तो मैं इसके लगा सकता हूँ कि 2 दूनी 4 4 चौका 16 16 दिया 48, मतलब जिसके लास्ट में 8 आएगा वो इसका आंसर होगा। अब मैंने कैसे लगाया, मैंने देखा कि सबका अलग अलग यूनिट डिजिट है,
तो मैं क्या करूँगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी चौका 16 और 16 तिया 48। तो लास्ट में जिसका 8 आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में 8 एक ही में आ रहा है तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा है कि 2 निष्पक्ष घनाकार पासे फेंके जाते हैं जिनमें से प्रत्येक के फलक पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। ऊपर दिखाने वाले दोनों फलकों पर अंकित संख्या का योगफल 8, ऊपर दिखने वाले दोनों फलकों पर अंकित संख्याओं का योगफल 8 होने तथा ऊपर दिखने वाले दोनों फलकों की पर विषम संख्या अंकित होने की प्रयोज्यता क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इसमें कह रहा है, कि 2 डाइस है जिसको थ्रो किया गया, इसमें उसके 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 1 से 6 अंकित किया गया है। इसमें बोला है कि अगर दो कंडीशन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है कि या तो दोनों फलक पे जो भी संख्या आ रही है उसकी योग जो है 8 होनी चाहिए, या होने चाहिए ऊपर दिखने वाले दोनों फलकों पर विषम संख्या अंकित होने की प्रयोज्यता क्या है, या तो दोनों विषम संख्या होनी चाहिए या तो दोनों का योग 8 होना चाहिए। ठीक है, आपको कैसे देखना, आपको सिर्फ इस पार्टिकुलर जो कंडीशन दे रहा है इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन करना है। या तो उस पर अंकित संख्याओं का योगफल 8 होना चाहिए या फलकों पर विषम संख्या अंकित होनी हो चाहिए, है ना, या तो दोनों ऑड होना चाहिए या दोनों का सम 8 होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वो बना लेता हूँ ग्राफ। जैसे कैसे बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस ही हो गया, एक डाइस मैं यहाँ लगा तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, ऐसे कर दिया, ऐसा इसलिए कर देता हूँ कि समझाने में थोड़ा ईजी आएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब मैं दूसरा कलर देखो, मुझे क्या करना है कि या दोनों की संख्याओं का सम 8 आना चाहिए या जो दोनों पर देखा वो और होना चाहिए। देखिए तो पहले मैं 8 देख लेता हूँ कहाँ कहाँ आ रहा है। 1 में कहीं भी 8 नहीं आएगा, 2 में 2 और 6 मिलके 8 आ जाएगा। अगर 1 पर 2 आया 1 पर 6 आ गया तो 1 पॉइंट ये हो गया जो मैं रेड से कलर कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से 3 + 5 8 हो गया, है ना। 4 + 4 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 6 + 2 8 हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है, अगर मैं चेंज कर दूँ कलर तो आपको देखना है कि कौन सा संख्या जिस पे दोनों पे विषम संख्या आ रहा है। तो 1 1 दोनों विषम आ रहा है, 3 3 1 1 दोनों विषम आ रहा है, 1 5 1 3 भी दोनों विषम आ रहा है और 1 5 भी दोनों विषम आ रहा है। ठीक है, फिर 2 और 2 के साथ तो कोई विषम नहीं होगा क्योंकि इस पे सम ये 2 ही सम है ना, मतलब सम संख्या मतलब इवन। ठीक है, तो ये 3 होंगे, 3 के साथ 1 आ जाएगा तो दोनों विषम हो गया, 3 के साथ 3 आ गया दोनों विषम हो गया, 3 के साथ 5 ऑलरेडी है ही, है ना, मैंने काउंट कर लिया, दोबारा काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, आगे 4 के साथ भी नहीं होगा, 5 के साथ 1 आ गया तो हो गया, 5 के साथ 3 आ गया तो हो गया, 5 के साथ 5 आ गया तो हो गया। ठीक है, 6 के साथ कोई भी नहीं होगा। टोटल कितने संख्या आपको मिले हैं जो एक्चुअल में इसका फुलफिल करते डाटा को। देखिए कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 मिले हैं हमारे पास। और 12 कैसे मिले भाई, और मिलना चाहिए क्या, 2 मिनट रुक जाओ भाई। कह रहा है कि 12, भाई आंसर गलत लग रहा है क्या इसका। इसमें कह रहा है कि ऊपर दिखने वाले दोनों फलकों पर अंकित संख्याओं का योगफल 8 होने तथा ऊपर अंकित होने वाले दोनों संख्या विषम अंकित होने पर क्या है। 9 4 8, तो कौन कौन से हो जाएगा, ये हो जाएगा और 2 हो जाएगा। एक भाई एक मिनट 2 मिनट जब मुझे सोचने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आंसर तो नहीं गलत दे दिया इसका, इतनी इंग्लिश भी नहीं है इसका, थोड़ा समझ में मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या होता था, ऊपर दिखने वाले दोनों फलकों पर विषम संख्या अंकित होने की प्रयोज्यता क्या है। दोनों का योगफल 8 भी हो अंकित भी हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। 8 + 36 बनता है तो 4 3 12 4 9 36। भाई मुझे लगता है कि सही मैंने बनाया, और आपको अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है कुछ
मुझे तो क्वेश्चन आंसर गलत लग रहा है कि अगर टोटल कितना बनेगा, दो फाके फेंकेंगे, दो पास से फेंकते हैं तो टोटल आउटकम होता है 6 गुना 6, तो 36 टोटल आउटकम हो गया। और उसमें जो फुलफिल कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, मतलब जो संख्या के आने की प्रायिकता होती है वो होती है ऊपर, है ना। तो ये अगर टोटल 12 है तो 12/36 आ जाएगा, तो 4×3 = 12, 4×9 = 36, तो 3/9 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर 2/9 आंसर दे रखा है, आपने देखा। तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन में गलत है या मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक क्लैरिटी मतलब ये आ नहीं रही क्वेश्चन में। बोला है 2 निष्पक्ष घनाकार फेंके जाते हैं जिनमें से प्रत्येक फलकों पर 1 से 6 अंकित है। ऊपर दिखने वाले फलकों पर अंकित संख्याओं का योगफल 8 होने तथा ऊपर दिखने वाले दोनों फलकों पर विषम संख्या अंकित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है सही बना है भाई। जैसे ये 1 अंकित हो गया, ये 1 3 अंकित हो गया, 1 5 अंकित हो गया, तो ये फुलफिल कर रहा है। 6 2 हो गया तो ये क्या हो गया, ये 8 को फुलफिल कर रहा है। और 3 1 जो भी क्या वो ऑड कर रहा है, 3 3 ऑड कर रहा है, 3 5 8 को कर रहा है, और 4 4 8 कर रहा है। तो मुझे ठीक है बना है भाई। एक बार देख लेंगे आप लोग भी। अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन में इसका 3/9 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो एक बार ट्राई कर लेंगे आप भी। अगर लगता है कि मैंने कहीं मिस्टेक किया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर ऐसा, मैं फिर भी देखूंगा, एक बार इसको स्टार्ट कर लेता हूँ कि मैं इसको एक बार फिर से देखूंगा, अगर आया तो मैं इसको फिर से सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी टाइम खराब करने का कोई मतलब है नहीं भाई। वैसे भी 31 मिनट हो गया ये इस वीडियो को, तो इतनी ही रखते। इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। और इसका जो पीछे का सीरीज है वो आप कर लेंगे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत भी लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को। सेशन डिसमिस। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।